स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। मैं डिस्कस कर रहा हूँ WBCS जो 2018 में आया है। क्वेश्चन पेपर नंबर 6 जो है मैथ्स और रीजनिंग का, उसका सॉल्यूशन मैं डिटेल्स में आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़। ए में दिया है आपको 1/12, बी में 12:1, सी में 1:24, डी में 24:1। आप देखिए वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब क्या है? आप जब कंपैरिजन करते हैं, आप बोलते हैं 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, तो कैसे पता चला कि 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है 2 किलोमीटर पर आवर से? क्योंकि हम लोगों ने टाइम फिक्स कर दिया। एक पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करेगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उस हिसाब से रेशियो भी कंपेयर करेंगे। तो अब आप अगर देखिएगा, क्लॉक को देखिएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 घंटा में आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 घंटा में आर हैंड कहाँ 1 तक पहुँचेगा, जबकि मिनट हैंड तो 1 से ये पूरा इक्वी डिस्टेंस है, 1 से पूरा 12 तक पहुँच गया। तो सिंपल बात है 1:12 हो जाएगा। आप ऐसे देखिए तो 12 घंटा में वो 360 डिग्री लगाता है, तो 1 घंटा में तो वो 30 डिग्री लगाया, तो 1 घंटा में 30 डिग्री लगाया, और जबकि मिनट हैंड है तो 360 डिग्री लगा दिया, तो 1:12 हो जाएगा। आप ऐसे देखिए, ये 5 मिनट लगाया और ये 60 मिनट्स लगा दिया, तो 5:60, तो 1:12 आ गया। अब कैसे भी कोई भी तरीके से जाइए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से पता चलेगा। ऐसे भी आप देखिए वेलोसिटी जो है ना, आप देखिए 12:1 होगा क्या, 24:1 होगा क्या? क्यों? क्योंकि आर हैंड जो है वो तो स्लोली घूमेगा ना भैया, मिनट हैंड जल्दी घूमता है। आप देखते हैं ना क्लॉक में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। If a square and a rectangle having the same perimeter and their areas are S and R respectively, then S is equal to R, S is greater than R, S is less than R, none of the above। बोल रहा है कि पेरीमीटर सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, अगर इसको मैं बोलता हूँ लेंथ, इसको मैं ब्रेड्थ बोलता हूँ, तो x प्लस वाई जो है ना कांस्टेंट है। 2 × x प्लस वाई होगा, लेकिन उसको तो आप 2 को हटाइएगा तो x प्लस वाई आएगा ना, x प्लस वाई कांस्टेंट है। आप देखिए एक कंसेप्ट में बता रहा हूँ, x प्लस वाई कांस्टेंट कब होगा? x प्लस वाई जब कांस्टेंट होगा तो x इंटू वाई मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब x इज इक्वल टू वाई होता है। कैसे? आप देखिए, आप अगर x प्लस वाई को 10 ले लीजिए तो x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताइएगा? x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? x 5 × 5 जब लीजिएगा ना 25, तब x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आप देखिए 1 × 10 लेकर के देख लीजिए, 2 × 8 लेकर के देख लीजिए, 3 × 7 लेकर के देख लीजिए, 4 × 6 लेकर के देख लीजिए, 5 × 5, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको यहाँ पर 25 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई अगर एक कांस्टेंट हो गया तो x इंटू वाई मैक्सिमम वैल्यू देगा। कब? जब x इज इक्वल टू वाई होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि साइड ऑफ स्क्वायर a मान लेते हैं, तो ये पेरीमीटर 4a है, तो 2 × x प्लस वाई 4a है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। अब a तो फिक्स हो गया ना भैया, क्योंकि पेरीमीटर फिक्स हो गया, तो x प्लस वाई तो एक कांस्टेंट हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। तो x इज इक्वल टू वाई जब होगा ना तभी मैक्सिमम एरिया होगा, और x इज इक्वल टू वाई जब हो ही जाएगा तो a के बराबर हो जाएगा, वो तो स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल फिर रहेगा नहीं, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है लेकिन ये तो स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल हो गया, वो तो स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए तो मैक्सिमम एरिया तो स्क्वायर का होगा। तो अगर x और y अलग अलग रहता है, एक रेक्टेंगल होता है अगर वो, तो ये तो भैया s ग्रेटर देन r होगा, क्योंकि वो तो कम ही रहेगा ना हमेशा रेक्टेंगल वाला, क्योंकि स्क्वायर का सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ये कहाँ से आया भाई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? ये तो ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल लेकर के बता दिए, ये हम प्रूफ कैसे करें? तो चलिए आपको नेक्स्ट में बताता हूँ इसको कैसे करना है। अब देखिए x इंटू वाई क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? x प्लस ये जब x इक्वल टू वाई होगा। कब? अच्छा, ये तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया कि ये तो स्क्वायर बन जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो रेक्टेंगल जो है अगर पेरीमीटर सेम है तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमेशा स्क्वायर से कम हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई जैसे ही होगा ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कैसे हुआ ये। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a अगर ले लेते हैं हम, तो y का वैल्यू क्या होगा? देखिए दोस्तों, y का वैल्यू 2a माइनस x होगा। अब इसको x के टर्म्स में x इंटू वाई को लिखते हैं,
तो x इंटू 2a माइनस एक्स, तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब a तो देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट के तौर पे मैं ले रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिख रहा है, 2ax भी दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है। किस चीज़ का कमी है? ए स्क्वायर का कमी है। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा दिया, कंप्लीट करेंगे स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा अंदर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये माइनस है तो प्लस हो गया ना अंदर में, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये तो x इंटू वाई का वैल्यू है ना, तो ये मैक्सिमम, ये ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, चेंज तो ये वाला वैल्यू हो सकता है। तो आप देखिए स्क्वायर के अंदर से कोई भी चीज़ पॉजिटिव निकलेगा या जीरो निकलेगा। तो अगर आप कुछ भी पॉजिटिव इसमें निकालिएगा तो ये वैल्यू टोटल घटेगा ना। तो मैक्सिमम जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो क्या होगा, जब यहाँ पे जीरो निकलेगा x माइनस वाई का वैल्यू, तो x माइनस ए का वैल्यू, तो x माइनस ए का स्क्वायर जीरो है मतलब x माइनस ए जीरो है, मतलब x इज इक्वल टू ए है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो वही चीज़ को आप देखिए प्रूव कर दिए। अच्छा, इसको आप कैलकुलस से भी कर सकते हैं, जिनको कैलकुलस का थोड़ा बहुत जानकारी होगा, जिनको नहीं है उसको स्किप कर दीजिएगा, मैंने कैलकुलस वाला मेथड भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए हम लोग आगे कैलकुलस वाला मेथड देख लेते हैं। अगर एक जनरल वे में मैं दिया हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर c है कांस्टेंट है, तो y को क्या लिख सकते हैं, c माइनस एक्स। अब एक फंक्शन लेते हैं, मैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लेते हैं, ये फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब x में ये फंक्शन है। तो अब ये तो y को x के टर्म्स में इसीलिए मैंने लिख दिया, तो y को क्या लिखा, c माइनस एक्स। तो ये एफ एक्स क्या हो गया ना, x इंटू सी माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सी माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंसेप्ट होता है कि मैक्सिमम कब होगा या मिनिमम कब होगा, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे इस फंक्शन का, उसको जीरो पे बैठा देंगे तो मैक्सिमम होगा। लेकिन तब जब और एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसका वैल्यू लेस देन जीरो आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तब हम लोग श्योर होंगे कि ये मैक्सिमम है, नहीं तो वो मिनिमम भी हो सकता है कोई फंक्शन का। तो आप देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इंटू सी माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू सी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, c तो कांस्टेंट है, x का 1 है, माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू एक्स। वो डिफ्रेंसिएशन में देखिएगा x टू द पावर n का एक डिफ्रेंसिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो वो कंसेप्ट को मैंने यूज़ किया है। जिनको नहीं आता है, कोई सिलेबस में नहीं है डिफ्रेंसिएशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इससे आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो c माइनस 2x है, इसको जीरो है तो x इज इक्वल टू c बाई 2 है, तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। देखिए यहाँ पर भी एफ डबल डैश एक्स, फिर से डिफ्रेंसिएशन किया तो आप देखिए c माइनस 2x कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, फिर ये माइनस 2 रह गया, x का 1 है तो माइनस 2 फिर नेगेटिव है, तो हम लोग कैलकुलस से भी प्रूफ कर लिए। अब सवाल है कि इतना क्या हम लोग को करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, इतना सारा चीज़, इतना सारा प्रूफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाते हैं, देखिए एप्टीट्यूड क्या है, द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। इतना कैलकुलस और इतना प्रूफ कुछ नहीं करना है, नेचुरली आपके अंदर में से कुछ आना चाहिए ना, समझ आना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि आपको 10 मीटर सेलेक्ट करना है लेंथ और ब्रेथ में और ये ज़मीन आपको मिल जाएगा, तो आप कौन सा आप ज़मीन लेना चाहेंगे? अब बहुत लोगों को देखते होंगे ना, स्क्वायर ज़मीन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम एरिया आएगा, अगर आप इसको फिक्स कर देते हैं, लेंथ को फिक्स कर देते हैं। वैसे तो आप लेंथ अगर इनफाइनाइट चल जाएंगे और यहाँ पर तो रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर पेरीमीटर सेम है आपका तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर मैंने आपको बताया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लेकर के देखिए, अलग अलग वैल्यू लेकर के देखिए, उससे भी आ जाएगा। वो सब भी छोड़ दीजिए, एकदम बेसिक से सोचिए, सिमेट्री किस में ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा सिमेट्रिकल है? इक्वल साइड वाला ज़्यादा सिमेट्रिकल है या रेक्टेंगल जो कि अनइक्वल साइड है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है? सिंपल सी बात है, स्क्वायर ज़्यादा सिमेट्रिकल है। आप एक पॉइंट रख देंगे ना यहाँ पर बीच में, तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल स्क्वायर है, रेक्टेंगल कम सिमेट्रिकल है इससे। तो आप कोई भी पॉलीगॉन लेंगे ना n साइड्स का, मान लीजिए कि 5 साइड का एक पॉलीगॉन लेते हैं और पेरीमीटर बोलते हैं सेम है, तो जो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन होगा ना, उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। फिर आप मान लीजिए 3 साइड्स का पॉलीगॉन लेते हैं, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ना स्केलेन ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, इक्विलेटरल हो गया। सबसे ज़्यादा सिमेट्री आइसोसेलेस ट्रायंगल में है। देखिए बीच में एक पॉइंट रख दीजिए, सब इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा यहाँ से, आप चाहे साइड से देखिएगा तो, ठीक है। तो आप देखिए कि उस हिसाब से तो आप बोलिएगा कि सर्कल का तो मैक्सिमम सिमेट्री हो रहा है भाई। जी बिल्कुल हो रहा है मैक्सिमम सिमेट्री। तो अगर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है पॉलीगॉन का, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता ना कि पेरीमीटर सेम है, ठीक है, और एक सर्कल भी है, ठीक है, तो सर्कल का मान लीजिए एरिया सी रहता, तो सी इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन आर होता।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्कल के पास वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है। इसको बोल सकते हैं ना, सर्कल इज समथिंग लाइक एन इनफाइनाइट पॉलीगॉन having infinite a polygon having infinite number of sides, right? आप एक देखिए, जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा रेगुलर पॉलीगॉन में, मैं फिगर सही से नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा तो वो क्या होगा, वो एक सर्कल को अप्रोच करेगा। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, मतलब पॉलीगॉन का जब साइड्स देखें, एक सर्कल को बोल सकते हैं पॉलीगॉन है जिसका साइड इनफाइनाइट है, समझ रहे हैं ना आप? जैसे जैसे आप हेक्सागोन में जाइए, हेप्टागोन में, नोनागोन में, डेकागोन में जाइए, वैसे वैसे देखिएगा ना, ऊपर आप रेगुलर पॉलीगॉन में जाइएगा ना, सर्कल जैसा होते रहेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट सर्कल कब बनेगा? एकदम इनफाइनाइट से रख दीजिए, एकदम गोल कर दीजिएगा। तो आप देखिए, अगर सेम साइड के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, जैसे ट्रायंगल के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सबसे ज़्यादा होगा। क्वाड्रिलेटरल के बीच में कंपेरिजन हो रहा है तो स्क्वायर का सबसे ज़्यादा होगा। और अगर पॉलीगॉन का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी साइड हो सकता है, तो सर्कल अगर फॉर अ पर्टिकुलर पेरीमीटर, याद रखिएगा, तो जो सर्कल है ना, सर्कल का सबसे ज़्यादा एरिया होगा। तो चलिए इसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कंपेरिजन द एरिया व्हेन पेरीमीटर इज इक्वल। फॉर गिवन पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल विल हैव मैक्सिमम एरिया और स्क्वायर विल हैव अमंग द ट्रायंगल्स, राइट? जैसे मैंने बोला था ना, साइड अगर सेम है, n इज इक्वल टू 3 अगर है तो उसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, n इज इक्वल टू 4 अगर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो स्क्वायर का मैक्सिमम रहेगा। और कोई एक पर्टिकुलर पॉलीगॉन है, दो पॉलीगॉन के बीच में, तो जिसका नंबर ऑफ ज़्यादा एरिया रहेगा ना, जैसे अगर मैं बोलूँगा ट्रायंगल और पेंटागन और एरिया, रेगुलर पेंटागन, सॉरी ये रेगुलर नहीं है रेगुलर पेंटागन, तो ट्रायंगल और रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन का एरिया जो है ना ज़्यादा रहेगा ट्रायंगल से। स्क्वायर रेगुलर पेंटागन का स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा। तो आप देखिएगा सर्कल का हाईएस्ट मैक्सिमम एरिया जो है वो सर्कल का रहेगा फॉर ए गिवन पेरीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। थैंक यू, प्लीज़ लाइक